हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 3 यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और ख़ास करके हम इस चैप्टर के एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले चलिए हम चैप्टर के कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर आप कह सकते हो कि जो मोल कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है वो सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पीरियडिक टेबल के ऊपर बात करेंगे। व्हाट इज पीरियडिक टेबल? पीरियडिक टेबल मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे अभी तक जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया जाता है ताकि हम लोग क्या कर सके, अच्छे से स्टडी कर पाए। तो पीरियडिक टेबल बहुत तरीके के हैं, वो आपको क्लास 10 में मिल जाएगा, लेकिन जो हम फॉलो करते हैं अभी पीरियडिक टेबल वो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में असल में क्या है, कोई भी पीरियडिक टेबल हो उसमें क्या रहता है, एलिमेंट्स रहता है। तो ये जो एलिमेंट्स है वो असल में क्या चीज़ है, ये जो एलिमेंट्स है वो असल में क्या है, आपको इसके बारे में जानना होगा। हमें सबसे पहले पीरियडिक टेबल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या चीज है? एलिमेंट्स हम उन चीजों को कहते हैं जो जिससे हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो पूरा बना हुआ है, या फिर आप कह सकते हो कि हमारे धरती पे जितनी भी चीजें हैं वो सभी चीजें इन्हीं से बने हुए हैं, इनको कहते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, या फिर आप कह सकते हो कि सेमी मेटल्स। ठीक है, मतलब उनका नेचर क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के दोनों के बीचों बीच होता है। तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम लोग इन एलिमेंट्स को, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल। तो ये जो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स हैं इनको एक साथ क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स कहा जाता है। आप यहाँ पर जितने भी ये कॉलम देख रहे हैं और ऐसे पीरियड्स देख रहे हैं, ये सभी में ये जो चीजें हैं आप बक्से के अंदर देख रहे हैं, ये सब क्या है, हमारे एलिमेंट्स है। और ये जो बक्से के अंदर यहाँ पे HLI, BE, Na, Mg ये सब लिखा हुआ है, ये सब असल में उन एलिमेंट्स के नाम का फॉर्मूला है शॉर्ट फॉर्म में। जैसे H फॉर हाइड्रोजन, Li फॉर लिथियम, Na फॉर सोडियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, Be फॉर बेरिलियम, K फॉर पोटेशियम, Ca फॉर कैल्शियम। इस तरह से इनको शॉर्ट फॉर्म में इनका जो एक पार्टिकुलर फॉर्मूला होता है। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से लिख देंगे, उनका एक स्पेशल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला रहता है, उसी को हम केमिकल सिंबल रहता है, उसी को हमेशा लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला बोरॉन का सिंबल यहाँ पे दिया गया है। ये जो नीचे देखिए यहाँ पर एलिमेंट का नाम लिखा है, यहाँ पर है एलिमेंट का सिंबल, और यहाँ पे एक जो नंबर रहता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं इसे? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ये जो है, ये नंबर जो है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। यहाँ पर जो एक नंबर है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास, एक ही चीज है एटॉमिक मास। इसके बाद आपको जो चीज जानना चाहिए अभी फिलहाल के लिए वो इतना ही काफी है, 1 2 3 सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो हर एलिमेंट को, कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, सब में आपको यही चीज देखने को मिलेगा। सब में क्या होगा, यही आपका चीज देखने को मिलेगा। सिंबल है, एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है, ये चीजें आपको दिखने को मिलेगा। तो इनको जान लेने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, मोल कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ सकते हो। आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के ऊपर हम लोग बाद में क्या करेंगे और एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के लेकर बात करने वाला हूँ वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो
मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग सीधा जाएंगे। तो चलते हैं हम मोल कॉन्सेप्ट में। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नाम है मोल। क्या है नाम है ये? मोल। मोल शब्द का अर्थ क्या है, ये चीज हमें पहले जानना पड़ेगा। तो हम जैसे डेली लाइफ में चीजों को गिनते हैं, गिनते वक्त हम लोग कहते हैं कि 1 डजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, 1 पेयर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कहते हैं कि नहीं? हम ऐसा जरूर कहते हैं। 1 डजन, 1 डजन का मतलब क्या होता है? 12 ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद 1 पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है? 2 ऑब्जेक्ट्स। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी, इन केमिस्ट्री में भी ये जो आपने अभी अभी देखा, एलिमेंट्स देखा, मेटल, नॉन मेटल, इनको भी क्या किया जाता है? इनके जो पार्टिकल्स के नंबर है, सपोज कितने कार्बन, कितने मैग्नीशियम, कितने एल्यूमिनियम, ऐसे इनके भी पार्टिकल्स को कैलकुलेट किया जाता है। और इनको पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1 डजन एल्यूमिनियम, 1 पेयर ऑफ एल्यूमिनियम, 1 पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा कभी नहीं बोलते। हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मोल। तो आपने देखा कि किसी भी चीज को किसी भी चीज का नंबर बताने के लिए, कलेक्शन का नंबर बताने के लिए, जैसे हम डजन पेयर का यूज करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लिए, केमिस्ट्री में मोल का यूज किया जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने के लिए। तो इतना तो हमने जान लिया कि 1 मोल मतलब ये एक नंबर ऑफ पार्टिकल को बताने का एक तरीका है। ओके, तो इसका हमें प्रॉपर डेफिनेशन भी जानना होगा, प्रॉपर मीनिंग भी जानना होगा इसका कि 1 मोल एक्चुअली प्रॉपरली क्या है। तो प्रॉपरली अगर बात करें तो हमको जाना होगा अभी एटॉमिक मास में। किस में जाना होगा? एटॉमिक मास में। अभी अभी हमने जो बात किया एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में, चलिए हम देखते हैं फिर से एक बार। ये जो हमने देखा, ये जो ऊपर वाला चीज है आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, इसको कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। इसको कहते हैं एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें पकड़ना होगा अभी एटॉमिक मास को। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं फर्स्ट कार्बन का। किसका एग्जांपल लेंगे? कार्बन का एग्जांपल लेंगे। कार्बन का सिंबल होता है C, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास है 12U। U का मतलब होता है यूनिट, ठीक है, 12U। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको ऐसा कोई बोल देता है, क्वेश्चन बोलता है कि जैसे कि मैं बोल दूं 1 डजन बुक्स, 1 डजन बुक्स का वजन कितना है, मास कितना है, तो आप बता देंगे। 1 पेयर बुक का मास कितना है आप बता देंगे। लेकिन 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल में कितना मास होता है आप कैसे बताएंगे? फिलहाल हम कौन से एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? कार्बन के बारे में। अगर आपको कोई पूछ ले कि कार्बन के 1 मोल में कितना मास है तो आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले आपको देखना होगा एटॉमिक मास को, कार्बन का एटॉमिक मास। हर एलिमेंट का एटॉमिक मास अलग अलग होता है। तो आपको क्या करना होगा, हम कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको कार्बन के एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा। कितना है? 12U। फिर क्या करना होगा आपको? U को हटा देना होगा और U को हटा के यहाँ पे लिख देना होगा ग्राम, 12 ग्राम, ठीक है। तो ये जो 12 ग्राम है, 12 ग्राम किसका? 12 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन का 12 ग्राम, ठीक है। ये किसके बराबर है? 1 मोल कार्बन के बराबर है। यानी
1 मोल कार्बन का कितना मास होता है? 12 ग्राम। इसी तरह से हम क्या पता लगाते हैं, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल में कितना मास होता है, ये चीज पता लगाते हैं। इसी तरह से कार्बन की तरह आप चाहे तो ऑक्सीजन या फिर दूसरे भी एलिमेंट्स का 1 मोल में कितना मास होता है आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से देखिए आपको थोड़ा थोड़ा मोल के बारे में पता चल रहा है कि मोल क्या है। 1 मोल ऑफ कार्बन या फिर मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, सिर्फ कार्बन ही नहीं, एनी एलिमेंट, मास ऑफ 1 मोल ऑफ any element is equal to what? Its atomic mass in ग्राम। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट का अगर आपको बताया जाए 1 मोल में कितना मास है, तो आपको क्या करना है, उसके एटॉमिक मास को ही लिख देना है, लेकिन यूनिट में क्या लिख देना है आपको? ग्राम। तो इतना कुछ डिस्कस करने के बाद यही हमारा एसेंस निकलता है कि किसी भी एलिमेंट का 1 मोल में कितना मास होता है, उसके एटॉमिक मास के बराबर ही मास होता है, सिर्फ यूनिट में क्या लिखना है, हमें ग्राम लिखना है। तो ये तो गया 1 मोल का और मास का रिलेशन। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे जिस तरह से यहाँ पे 1 डजन में 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 मोल में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे कोई भी एलिमेंट हो, चाहे कार्बन हो, इसके बाद मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम हो, या फिर एजी हो, या फिर मरकरी हो, लेड हो, कोई भी हो, सबके 1 मोल पे अगर हमें कहा जाए कि कार्बन के 1 मोल में कितने कार्बन के एटम्स रहेंगे, सपोज ये है मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, इतने छोटे छोटे कार्बन के एटम्स है, बहुत सारे जो हमें खाली आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वो उसके 1 मोल में कितने कार्बन के एटम है एग्जैक्टली, वो है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, सेम 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम में कितना होगा एटम्स, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसी तरह से 1 मोल एल्यूमिनियम में कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, एंड सो ऑन। तो सब में क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस को ले लो आप, किसी भी एलिमेंट को ले लो, उसके 1 मोल में कितना पार्टिकल्स रहेगा, 6.022 इंटू 10⁻23। क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ एटम्स को ही लिया है। एटम किसको कहते हैं, एटम्स को देखने के लिए चलिए हम फिर से चलते हैं हम पीरियडिक टेबल में। ये जो चीजें हैं पीरियडिक टेबल में जो दिया गया है, सिंगल चीजें, इनको बोलते हैं एटम्स। जैसे कि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो सिंगल है, O ऐसे है O, ये क्या है, ये है एटम, ऑक्सीजन का एटम। लेकिन गैस के रूप में जो ऑक्सीजन है वो हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन में कितने एटम्स है, 2 एटम्स जुड़ के ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो जब हम मॉलिक्यूल को लेके बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में, तो हम लोग 6.022 टू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। यहाँ पे एटम लिखा है ना हमने, तो एटम की जगह पे क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। जैसे कि हमको अगर बोल दिया जाए कि O2 में 1 मोल ऑफ O2 में कितने पार्टिकल्स हैं, हम लोग लिखेंगे 6.022 23 मॉलिक्यूल्स किस लिए लिखेंगे, क्योंकि जो O2 है वो खुद अपने आप में क्या है, एटम नहीं है, मॉलिक्यूल्स है। उसी तरह से अगर वाटर के बारे में बोल दिया जाए H2O, वाटर भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, सिंगल चीज नहीं है ये। यहाँ पर वाटर जो है कहीं पे भी पीरियडिक टेबल में नहीं है, और यहाँ पे हाइड्रोजन एक सिंगल चीज है, ऑक्सीजन एक सिंगल चीज है एटम अगर बात करें। लेकिन जो H2O है वो क्या है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम, टोटल इसका एटोमिसिटी है 3, यानी इसके अंदर 3 एटम्स है, इसलिए वो एक मॉलिक्यूल है। तो अगर हमें बोल दिया जाए कि 1 मोल ऑफ H2O में कितने
पार्टिकल्स है तो हम लोग क्या लिखेंगे 6.022 × 10⁻23 एटम्स नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूल है ना, इसलिए हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। ओके, उसी तरह से अगर हमें आयनिक कंपाउंड्स दिया जाए, आयनिक कंपाउंड्स, अभी थोड़ा हम लोग दूसरा चीज बात करते हैं। आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड क्या चीज है? आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। देखिए कुछ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl, ये है तो मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये क्या नहीं करते, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं। जो सोडियम है वो एक मेटल का एटम है, सोडियम एक मेटल है, और क्लोरीन जो है वो एक नॉन मेटल है। तो ये जो सोडियम है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है और उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहता है। दोनों ही चाहते हैं कि क्या करे, वो लोग अपना आउटर मोस्ट जो शेल है उसको कंप्लीट कर ले, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है। कौन करता है डोनेट? जो मेटल का एटम रहता है वो डोनेट करता है नॉन मेटल के एटम को, ठीक है। और ये शेयर करने के बाद सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसीलिए वो बन जाता है Na+ यानी कैटायन, और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। कितना नेगेटिव चार्ज? 1 नेगेटिव चार्ज, और वो बन जाता है एनायन। और फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो कैटायन एनायन है दोनों को ये आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं और जुड़ जाते हैं, और इसके कारण जो बॉन्डिंग फॉर्म होता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। और आयनिक बॉन्डिंग से जुड़ने वाले कंपाउंड्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। दूसरी तरफ होता है कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे कि मीथेन का एग्जांपल लेते हैं। मीथेन में क्या होता है, देखिए एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ पर देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या दिया गया है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कितना है? 6। यहाँ पर जो ऊपर जो चीज लिखा हुआ है देखिए, ये कार्बन का सिंबल है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6, ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों अलग चीज है। एटॉमिक मास है यहाँ पर राइट साइड में, और एटॉमिक नंबर है ऊपर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पहले शेल में रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी उस शेल में कितना रहेगा? 4। 2,4 मतलब बैलेंस शेल। जो आउटर मोस्ट शेल है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और उसको कितना चाहिए और इलेक्ट्रॉन? वो और 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा हीलियम की तरह, क्योंकि हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। और अगर और 4 ले लेगा तो नियॉन की तरह उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। तो कार्बन क्या करता है, अपना जो ये बैलेंस शेल का जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन को भी क्या चाहिए, देखिए ये जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड है ना, ये सब चाहते हैं क्या कर ले, जो हमारे पीरियोडिक टेबल के एकदम लास्ट वाले ग्रुप है ये वाला, इनको कहा जाता है नोबल गैस। क्या कहते हैं? नोबल गैस, या फिर इनर्ट गैस कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? इनर्ट गैस। ये सभी गैसेस हैं या नोबल गैस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनका जो बैलेंस शेल है ये कंप्लीटली फिल है, इसलिए कभी भी वो लोग रिएक्ट नहीं करते। तो सभी बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सब चाहते हैं कि इनकी तरह ही कॉन्फ़िगरेशन पा ले। तो यहाँ पर भी सेम चीज हो रहा है। यहाँ पर कार्बन चाह रहा है CH4, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चाह रहे हैं कि वो लोग किसकी तरह कॉन्फ़िगरेशन पा ले, अपने नियरेस्ट जो नोबल गैस है उनकी तरफ। तो कार्बन क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और हाइड्रोजन क्या कर सकता है? हाइड्रोजन को और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उसको हीलियम की तरह, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2।
इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम की तरह बनने के लिए। तो वो कार्बन क्या करता है, ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, डोनेशन होता है, डोनेशन इसमें होता है, डोनेशन, एक डोनेट करता है दूसरा एक्सेप्ट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, शेयरिंग हो जाती है। कार्बन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है ना इसके वैलेंस शेल में, चारों को रख देता है और ये भी रख देते हैं। अब ये जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पर दोनों का ही क्या रहता है, दोनों का ही हक रहता है, कार्बन का भी हाइड्रोजन का भी। देखिए कार्बन को कितना चाहिए था, वह 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना उसको, बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था यहाँ पर। देखिए 8 हो गया इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हाइड्रोजन को कितना चाहिए था, 2 2 करके। देखिए इस हाइड्रोजन को देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका, 1 2, इसका भी देखिए 1 2 हो गया, इसका भी देखिए 1 2 हो गया, इसका भी देखिए 1 2 हो गया। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है ना, सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं इस तरह से 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड हो गया उसके लिए हम कभी भी 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला यूनिट। क्या लिखेंगे, हमेशा याद रखना है, फॉर्मूला यूनिट। क्या लिखते हैं, फॉर्मूला यूनिट। इसी बात को डिस्कस करने के लिए इतना कुछ हमें जानना पड़ा। तो ये जो है यहाँ पर हम लोग, अगर NaCl दिया जाए हमें, सोडियम क्लोराइड एक क्या चीज है, आयनिक कंपाउंड है। अगर बोला जाए कि 1 मोल ऑफ NaCl, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 इसमें कितने पार्टिकल्स है, 6.022 × 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, ये जो नंबर है, इस नंबर को क्या कहते हैं, इस नंबर को कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर। क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट, दोनों में से कोई भी एक आप कह सकते हो। और इसको डिनोट किया जाता है N⁻A से। ठीक है, N⁻A का मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 6.022 × 10⁻23 के बराबर है। ओके, तो 1 मोल में, अभी तक आपको अगर इस चीज को समराइज किया जाए तो आपको क्या क्या पता चला कि 1 मोल में कितना मास होता है, जिस एलिमेंट के बारे में बोल रहे हैं उसी का एटॉमिक मास होता है, बट इन ग्राम। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स रहते हैं, चाहे कोई भी एलिमेंट हो जाए, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स रहता है। और ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स या फिर फॉर्मूला यूनिट। ओके, और ये जो एटॉमिक मास इन ग्राम लिखते हैं ना हम, 1 मोल में, 1 मोल का जो मास है, एटॉमिक मास इन ग्राम, इसी को कहा जाता है मोलर मास। क्या कहता है, मोलर मास। मोलर मास क्या चीज है, मोलर मास इज नथिंग बट एटॉमिक मास इन व्हाट, इन ग्राम। ठीक है, क्योंकि हम लोग एटॉमिक मास को क्या लिखते थे पहले, एटॉमिक मास का यूनिट क्या लिखते थे, एटॉमिक मास जब लिखते थे, जैसे कि कार्बन का एटॉमिक मास है 12 यू लिखते थे। लेकिन जब हम लोग मोलर मास लिखेंगे, मोलर मास ऑफ कार्बन, तो वो क्या होगा, 12 ग्राम होगा। तो चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं न्यूमेरिकल्स का। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है या फिर जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर आप इसे कह सकते हो बेकिंग सोडा। ये क्या है, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है। ओके,
NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका केमिकल नेम है। ओके, तो इसका हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। देखिए फॉर्मूला यूनिट मास बोला गया है, मोलिकुलर मास नहीं बोला गया। ये एक मॉलिक्यूल है लेकिन फिर भी इसमें फॉर्मूला यूनिट मास देने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसीलिए हमें बताया गया है इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकाल देंगे। हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर आपको सबका एटॉमिक मास दिया गया है। सोडियम का सिंबल है Na, हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, तो उसी का यूज करते हुए हम लोग इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालेंगे। सोडियम का कितना एटम है यहाँ पर, एक एटम, तो 1 इंटू एक एटम का कितना होता है मास, एटॉमिक मास 23। यू लगाएंगे नहीं, अभी लास्ट में लिख देंगे। इसके बाद प्लस देंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, तो 1 इंटू 1, प्लस कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12, कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो 1 इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 3, तो 3 इंटू 16, ठीक है। तो 23 1 से 23, 1 1 से 1, 12 1 से 12 और 316 होगा 48, और इनको अगर प्लस कर लेते हैं 23 12 1 48, इनको प्लस करेंगे तो 8 1 9 11 और 3 14, कैरी रखेंगे 1 और 4 1 5 6 7 8, कितना होगा 84, तो लास्ट में लिख देंगे 84 U, क्या लिखेंगे 84 U का मतलब होता है यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला यूनिट मास। अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। किसका निकालना है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसीलिए इसका फॉर्मूला यूनिट मास दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू, सोडियम कितना है यहाँ पर, कितना एटम है सोडियम का 2, और एक एटम में कितना मास होता है, एटॉमिक मास कितना है 23, तो 2 इंटू 23, प्लस कार्बन कितना है यहाँ पर एक कार्बन में कितना मास होता है, एटॉमिक मास कितना है कार्बन का 12, तो 1 इंटू 12 लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन का एटम कितना है 3, एक ऑक्सीजन के एटम में कितना मास होता है 16, तो 3 इंटू 16 लिखेंगे। अभी 2 23 46 प्लस 12 1 12, 3 16 48, चलिए इसको सम अप कर लेते हैं, 8 और 2 9 10, 16 का 6 कैरी 1 रहेगा, 4 4 8 और 1 9 और 1 कैरी का वो है वो ले लेंगे 106, तो कितना होगा 106 U मीन्स यूनिट। तो ये हो गया हमारा Na2CO3 का फॉर्मूला यूनिट मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ C12H22O11। ये जो है ये शुगर का फॉर्मूला है, शुगर का केमिकल फॉर्मूला है C12H22O11। तो इसका हमें मोलर मास निकालना है। ये मोलिकुलर मास भी नहीं है, फॉर्मूला यूनिट मास भी नहीं है। देखिए मोलर मास और मोलिकुलर मास दोनों अलग चीज है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मोलर मास मतलब मोलिकुलर मास है, तो न्यूमेरिकली दोनों एक ही, लेकिन यूनिट में क्या है दोनों अलग अलग है। किस तरह से अलग अलग है चलिए देखते हैं। हमें निकालना है मोलर मास, तो लिखेंगे मोलर मास ऑफ C12H22O11। देखिए एक कार्बन का कितना मास होता है 12, और यहाँ पे कितना कार्बन है 12, तो 12 इंटू 12, प्लस एक हाइड्रोजन का कितना मास होता है 1, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 22 इंटू 1 लिखेंगे। एक ऑक्सीजन में कितना मास होता है 16, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 11, तो लिखेंगे 11 इंटू 16, 12 का कितना होगा 144, 21 इंटू 1 कितना होगा 22,
और 16 इंटू 11, 16 इंटू 11 करेंगे तो मिलेगा हमें 176। इन तीनों को प्लस कर लेते हैं और प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 342। लेकिन यहाँ पे यूनिट जो है वो हम लोग यू नहीं लगाएंगे। मोलर मास में कभी भी क्या नहीं लगता, यूनिट में यू नहीं लगता। यही फर्क है मोलर मास, एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास में। एटॉमिक मास एटम के लिए होता है, मोलिकुलर मास मोलिक्यूल के लिए होता है, लेकिन दोनों में ही यूनिट क्या होता है, यू। लेकिन मोलर मास में क्या लगता है, ग्राम लगता है, ग्राम। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, ग्राम। न्यूमेरिकली मतलब ये जो 342 है, अगर आपको कहा जाए कि इसका मोलिकुलर मास निकालो तो आपका आंसर 342 ही निकालेगा। न्यूमेरिकली मोलिकुलर मास मोलर मास दोनों क्या है, सेम चीज है, लेकिन इनका यूनिट अलग है। इसका यूनिट है यू और इसका यूनिट है जी। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ओजोन। ओजोन एक गैस है जो बना हुआ है ऑक्सीजन के 3 एटम से। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलके बनता है ओजोन। तो ओजोन के 1 मोल में कितने ओजोन के मॉलिक्यूल्स होंगे। ऑब्वियसली ये क्या चीज है, मॉलिक्यूल है, ये एटम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। तो उसके 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, अभी हम करके आ रहे हैं। इट इज नथिंग बट एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहेंगे किसमें, ओजोन के 1 मोल में। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 48 ग्राम ऑक्सीजन से कितना मोल बनेगा। जैसे कि देखिए हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस का मास कितना होता है, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, उसका मास किसके बराबर होता है, उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है, बट इन ग्राम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया है 40। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, सपोज मैं लेता हूँ कार्बन का एग्जांपल, इसको बाद में करेंगे, थोड़ा एग्जांपल देखते हैं हम। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी यहाँ पर मैं एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ, ये मुझसे गलती हो गया है। एटॉमिक नंबर नहीं, इट इज एटॉमिक मास। मैं फिर से रेक्टिफाई करना चाहता हूँ कि एटॉमिक नंबर नहीं है, क्या चीज है, एटॉमिक मास है, मास। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, 12U। ठीक है, तो एटॉमिक मास लिख दिया हमने। एटॉमिक मास लिखने के बाद हमें पता है कि 1 मोल कार्बन का मास कितना है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कितना है, ये जो 12U लिखा है ना उसको लिख देंगे 12 ग्राम। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 1 मोल कार्बन का कितना मास है, 12 ग्राम। या फिर आप कह सकते हो कि 12 ग्राम कार्बन मिलके कितना बनता है, 1 मोल कार्बन बनता है। एकदम क्लियरली समझना है आपको। क्या समझना है कि 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम। या फिर उसको दूसरे तरीके से आप अगर कहें तो 12 ग्राम कार्बन, ये सपोज आपके पास यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन है, तो इसी को आप क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे। जैसे आपके पास अगर 1000 ग्राम चावल हो जाए तो उसको आप क्या कहते हो, 1 kg कहते हो। उसी तरह से आपके पास यहाँ पे कार्बन के टाइम में, सिर्फ कार्बन के टाइम में, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है। कार्बन के टाइम में जब 12 ग्राम कार्बन इकट्ठा हो जाएगा तो उसको आप क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे। तो कार्बन के 1 मोल में कितना मास है, 12 ग्राम। तो आपको यहाँ पे दिया गया है इसी तरह से 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और पूछा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर 12 ग्राम कार्बन में कितना मोल था, कार्बन का 1 मोल था, तो आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ पे 48 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का कितना मोल्स रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो ऑक्सीजन है उसका मोलिकुलर मास निकालते हैं। तो लिखेंगे मोलिकुलर मास, क्योंकि ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है,
या सॉरी यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, ऑक्सीजन गैस है। ओके, जब गैस दिया रहेगा तो आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर एटम की बात नहीं हो रही है, मॉलिक्यूल की बात हो रही है, O2। ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो मोलिकुलर मास ऑफ O2 लिख देता हूँ मैं। तो O2 का मोलिकुलर मास क्या होगा? O का मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? मतलब एक एटम का मास कितना है? 16। कितना होता है? 16। तो यहाँ पे 2 एटम है ऑक्सीजन का, तो लिखेंगे 2 × 16 32U लिखेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लिखेंगे इस तरह से 32U लिखने के बाद लिखेंगे देयरफॉर मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2। इस तरह से यहाँ पे हमने लिखा कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। पहले हमने कार्बन का एटॉमिक मास निकाला, कितना हुआ एटॉमिक मास? 12U, क्योंकि ये एटम था इसलिए एटॉमिक मास निकाला, लेकिन यहाँ पे ये मॉलिक्यूल इसलिए मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया। कितना निकला? 32U। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह से यहाँ पे कार्बन के 1 मोल का मास था 12 ग्राम, इस तरह से O2 के 1 मोल का मास कितना होगा? 32 ग्राम होगा। यू से चेंज करके क्या लिख देंगे? ग्राम लिख देंगे। या फिर इसको उल्टा करके लिखें इस तरह से कि 32 ग्राम ऑफ O2 किसके बराबर है? 1 मोल ऑफ O2 के बराबर है। अभी हम क्या करेंगे? 1 ग्राम ऑफ O2 जो है वो किसके बराबर है वो निकालते हैं। तो जो 32 है ये नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके इसके नीचे आ जाएगा और इसे यहाँ पे लिख देंगे मोल ऑफ O2। अभी हम क्या करेंगे? जो गिवन मास हमें प्रोवाइडेड है वो कितना मास दिया गया है? 48 ग्राम मास में कितना मोल है वो निकालना है हमें। तो 1 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड में भी क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो 48 इंटू कर देंगे 1/32 के साथ और यहाँ पे रहेगा मोल ऑफ O2। इसको अभी सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए 48 इंटू 1/32 सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से इसको कैंसिलेशन करते हैं। 2 16 तो 32 और 2 24 ज़र 48, 2 8 ज़र 16, 2 12 ज़र 24। इसके बाद 9 2 ज़र 4 2 ज़र 8 और यहाँ पे 6 2 ज़र 12, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6। तो अल्टीमेटली कितना आया निकल के? 3/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे 3/2 मोल ऑफ O2 और 2 से अगर 3 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो आंसर क्या निकलता है? 1.5 मोल ऑफ O2। यानी साफ भाषा में 48 ग्राम ऑफ O2 किसके बराबर है? 48 ग्राम ऑफ O2 किसके बराबर है? 1.5 मोल ऑफ O2 के बराबर है। यानी 1.5 मोल ऑफ O2 का मास कितना है? 48 ग्राम। 1.5 मोल O2 का मास कितना है? 48 ग्राम। जिस तरह से 1 मोल O2 का मास है 32 ग्राम, इस तरह से 1.5 मोल O2 का मास कितना है? 48 ग्राम। तो चलिए यहाँ से ये चीज भी निकल गया। इसी तरह का और एक क्वेश्चन हम करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 18 ग्राम ऑफ H2। 18 ग्राम ऑफ H2O। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? क्योंकि H2O एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1, 2 इंटू 1 लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। तो 2 1 से 2 प्लस 16 कितना होगा? 18U। तो इसका मतलब क्या है? इसका मॉलिक्यूलर मास निकल गया ना, तो इसका मतलब है कि H2O के 1 मोल का मास कितना है? 18 ग्राम। तो लिखेंगे देयरफॉर मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। इसको उल्टा करके लिखेंगे 18 ग्राम ऑफ H2O किसके बराबर है? 1 मोल ऑफ H2O के बराबर है। अभी हमें क्या करना है? 1 ग्राम ऑफ H2O
निकालना है। 1 ग्राम ऑफ H2O क्या होगा 1 और 18 को डिवाइड कर देंगे नीचे 1/18 मोल ऑफ H2O। अभी गिवन मास क्या है, हमें गिवन मास भी है 18, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को भी क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 1/18 मोल ऑफ H2O। यहाँ पे 18 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 मोल ऑफ H2O। तो इसका मतलब क्या हुआ 18 ग्राम ऑफ H2O किसके बराबर है 1 मोल के बराबर। ये तो ऑब्वियसली है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि H2O का मोलिकुलर मास क्या निकल के आया 18 निकल के आया। तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई पूछे कि 1 मोल H2O का मास कितना है तो आपको बोलना है 18 ग्राम। या फिर अगर आपको कोई पूछ ले कि 18 ग्राम H2O से कितना मोल H2O बनता है तो आप क्या बोलेंगे आंसर में 1 मोल H2O बनता है। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं हम। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 51 ग्राम ऑफ NH3 गैस। NH3 क्या होता है एमोनिया, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है 51 ग्राम में कितना मोल्स है वो निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है इसलिए लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है 1, तो 1 × 14 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 3, तो 3 × 1, तो 14 1 14 प्लस 3 1 3 कितना हो जाएगा 14 15 6 17 कितना हो जाएगा 17 ग्राम। सॉरी यहाँ पर ग्राम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे यू लिखेंगे क्योंकि मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं हम, तो यू लिख देंगे। अभी क्या करना है इसको हमें थोड़ा ऐसे लिखना है देयरफॉर मास ऑफ कितना ग्राम 17 मास ऑफ 1 मोल ऑफ NH3। 1 मोल NH3 का मास कितना है 17 ग्राम। इसको ऐसे पलट के लिखना है 17 ग्राम ऑफ NH3 किसके बराबर है 17 ग्राम ऑफ NH3 1 मोल के बराबर है 1 मोल ऑफ NH3, ठीक है। अभी क्या करना है हमें 1 ग्राम ऑफ NH3 निकालना है। 1 ग्राम ऑफ NH3 क्या होगा 1 और ये जो 17 है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1/17 मोल ऑफ NH3। अभी गिवन मास कितना है 51 ग्राम, तो यहाँ पे 51 से लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 51 ग्राम ऑफ NH3 इज इक्वल टू 51 × 1/17 और यहाँ पे रहेगा ये राइट साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतना मोल ऑफ NH3। 17 1 से 17 3 17 से 51, तो आंसर क्या निकलेगा 3 मोल ऑफ NH3। तो मतलब आपको अगर 51 ग्राम ऑफ NH3 दिया जाए तो आप क्या बोल पाएंगे कि यहाँ पर कितना मोल ऑफ NH3 है 3 मोल। और अगर आपको 3 मोल ऑफ NH3 दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कितना मास है तो क्या बोलेंगे 51 ग्राम। तो ये रहा आपका आंसर।